तो कल बच्चों हम लोगों ने बात करी थी बायट-सावर्त लॉ का जल्दी जल्दी फॉर्मूला बोलो dv दिस इज इक्वल्स टू v0 by 4 pi I dl sin theta by और अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो dv वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू v0 by 4 pi I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर by mod of r का क्यूब। अगर हमें डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है तो dl क्रॉस r बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। बात समझ में आई? फिर उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि अगर किसी भी पॉइंट पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो एक स्ट्रेट वायर मिलने वाली है, एक कर्व शेप की वायर मिलने वाली है। तो क्या करो, सबसे पहले एक स्मॉल एलिमेंट चूज करो। डीएल की डायरेक्शन हमेशा करंट की डायरेक्शन में रहने वाली है। डीएल और आर के बीच में जो भी एंगल होगा दैट इज योर थीटा, और उसके बेस में हमें वहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है छोटे एलिमेंट के कारण। इंटीग्रेट करेंगे विद प्रॉपर लिमिट तो हम लोगों को पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा। फिर हम लोगों ने उसकी एक एप्लीकेशन देखी थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, उसके सेंटर पे फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट एव 2r। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्टली इनसाइड द प्लेन या जो भी जहां पर भी बनाना चाहो, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो अवे फ्रॉम द प्लेन या आउटसाइड द प्लेन। इन्वर्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से और आउटसाइड द प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं डोर। आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, सेम ऐसी ही एप्लीकेशन आप लोगों को पढ़ाई थी जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कराया था। फाइनाइट चार्ज वायर के कारण याद करो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आए थे, ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल। ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल में आया था k लैम्डा बाय d sin अल्फा प्लस sin बीटा, k लैम्डा बाय d cos बीटा माइनस cos अल्फा। याद है? फिर इनफाइनाइट के केस में देखा था, इनफाइनाइट के केस में हमने देखा था अल्फा बीटा की वैल्यू दोनों 90 डिग्री हो गई थी, तो ई पैरेलल कैंसिल आउट हो गया था, ई परपेंडिकुलर तब भी बचा था 2k लैम्डा बाय d, और ये 2k लैम्डा बाय d ही वो वाला रिजल्ट था जो कि हम लोगों ने बाय यूजिंग गॉस थ्योरम निकाला था इनफाइनाइट वायर के कारण। बात समझ में? डिटो सेम रेप्लिका चलने वाला है, बस फॉर्मूला देखो, वहां पर दो कंपोनेंट आए थे, यहाँ पर एक ही कंपोनेंट आने वाला है। फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, सुनो, b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय d साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। एक ही फॉर्मूला है। अब रियलिटी में देखो, मुझे जब भी ये प्रूव करना है ना, प्रूफ क्यों इतना जरूरी है, क्योंकि प्रूफ अगर मुझे समझ में आ गया तो मुझे ये फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, बट मुझे इस फॉर्मूले में ये तीन एलिमेंट चाहिए, तीन पैरामीटर चाहिए, डी अल्फा एंड बीटा। नाउ ये डी क्या है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, अगर मुझे ये पता लग गया तो देखो कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, चाहे वो फाइनाइट वायर का आ जाए, इनफाइनाइट वायर का आ जाए, सेमी इनफाइनाइट वायर का आ जाए। सेमी इनफाइनाइट वायर के साथ जो कल हम लोगों ने कर्व शेप पढ़ी है, मतलब सर्कुलर वायर, उसमें से कैसी भी आ जाए, पूरी वायर लगा दे, हाफ वायर लगा दे, उसका क्वार्टर रिंग लगा दे, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन से न्यूमेरिकल बनने वाले हैं। तो अगर ये टॉपिक हमें समझ में आ गया, फिर कह रहा हूँ तीन चीजों पे एम्फसाइज करना है। डी क्या है, कैसे मेजर करना है, किस पॉइंट से मेजर करना है, अल्फा क्या है और बीटा क्या है, दैट्स इट। अब देखो हमने फाइनाइट वायर बोले, जल्दी बताओ फाइनाइट और इनफाइनाइट इट्स अ रिलेटिव टर्म। कोई भी चीज इनफाइनाइट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि हम उसको कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। मान लो ये मेरे पास एक फाइनाइट वायर है बच्चों, जिसकी लेंथ मैंने l मान ली, ठीक, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I। इस पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। सिंपल सी बात, जिस पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ना बच्चों, वहां से वायर पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। याद रखना इस पॉइंट को, जिस भी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। ये परपेंडिकुलर लाइन ही आपका D कहलाया जाता है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन ही हमारा D कहलाया जाएगा। इस परपेंडिकुलर लाइन को मैंने वैसे कई बुक्स में मेंशन नहीं किया गया, मैंने इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया, ये मेरी रेफरेंस लाइन है। अब एक एंड ये रहा मेरे पास A और एक एंड ये रहा मेरे पास B, इन दोनों एंड्स को ना इस P पॉइंट पे कनेक्ट कर दो। करो चलो, ये वाला एक एंड ये बन गया बच्चों हमारे पास, और एक ये वाला बन गया। रेफरेंस लाइन से इनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स। रेफरेंस लाइन के एक्सट्रीम ने कितना एंगल बनाया, एक एंगल को हमने नाम दे दिया अल्फा और एक एंगल को हमने नाम दे दिया बीटा। ध्यान से देख, अल्फा और बीटा क्या दोनों की डायरेक्शन सेम या अलग अलग, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक, यानी अगर हमें अब डायरेक्शन बेसिकली एंगल क्या बताता है, हमारी डायरेक्शन
तो देखो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैंने अल्फा को पॉजिटिव ले लिया तो बीटा नेगेटिव हो जाएगा। तो अल्फा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और बीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पहली बात तो ये, दोबारा बताओ, डी क्या है? जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उस पॉइंट से वायर पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, वही डी होगा मेरे पास। फिर क्या करना है, उस पॉइंट को वायर के दोनों एंड्स से जोड़ दो। जो भी एंगल बनने वाले, इट में भी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, कुछ भी बने, वही मेरा अल्फा और बीटा बनने वाले हैं। बात समझ में आ गई? अब इसका प्रूफ कैसे करें हम लोग? तो देखो ये तो समझ में आ गया बच्चों। अगर मैं यहाँ पे छोटे छोटे एलिमेंट चूज कर रहा हूँ, ये छोटा एलिमेंट लो, यहाँ पर लो, यहाँ पर लो, कहीं पर भी लो, जहां पर आपका मन करे। सभी छोटे एलिमेंट के कारण देखो करंट ऊपर जा रहा है, पोजीशन वेक्टर इधर होगा, तो सबके कारण देखो करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर ही है ना? सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर है। तो चुपचाप क्या करो, एक छोटे एलिमेंट के कारण निकालो, प्रॉपर लिमिट्स के अंदर उसको इंटीग्रेट कर दो, जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी आवर मैग्नेटिक फील्ड रिजल्ट, वो आने वाला है। करें अब इसका प्रूफ? देखो अब क्या करते हैं हम लोग प्रूफ के लिए, कहीं से भी, अब जैसे अपन लोग करते थे L पे जाके DL ले लो, X पे जाके DX ले लो, यहाँ पे Y पे जाके DY मानना है तो Y पे जाके DY मान लो, आपको चाहिए X पे जाके DX लेना है तो X पे जाके DX ले लो, आपको चाहिए नहीं समझो तो कोई भी लेंथ पे जाके DL का एक छोटा सा एलिमेंट मान लो। याद कर बायट-सावर्ट की एप्लीकेशन पर, बायट-सावर्ट का फॉर्मूला क्या है सभी बच्चे? BB दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl sin थीटा बाय, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है बच्चों। तो हमने क्या किया, हमने क्या कि क्यों ना यहाँ पर y पे जाकर एक ही dy का छोटा सा एलिमेंट चूज कर ले, dy। अब ये dy वही रोल कर रहा है जो वहां पे dl काम कर रहा है, ध्यान रखना इसका। ये dy बेसिकली वही करंट एलिमेंट बन गया जो वहां पर dl है। अब बताओ dy की डायरेक्शन अपवर्ड, ये रहा। फिर दूसरा पॉइंट क्या बोला था, इसके सेंटर से इस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो क्या यही मेरा r वेक्टर हो गया? ये मेरा r वेक्टर हो गया। व्हाट इज द एंगल बिटवीन dy एंड r वेक्टर? ये मेरा थीटा एंगल हो गया। ध्यान रखना dy और r वेक्टर के बीच एंगल है थीटा। सोचो अगर मेरे पास ये फाई एंगल है, अगर मैंने ये फाई एंगल चूज कर लिया तो ये बोलो ये कितना बना? 90। ये बताओ कितना बना? 90 माइनस 5, सही है। अब ये टोटल 180 डिग्री है बच्चों, तो थीटा की वैल्यू बोलो, थीटा की वैल्यू देखो कितनी बनेगी। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 में से 90 माइनस 5 को माइनस कर दो, तो 180 माइनस 90 प्लस 5, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 प्लस 5। पहली बात तो ये बताओ समझ में आया नहीं आया? अब ये 5 कोई भी एक जनरल एंगल है, ठीक है ना? हमने क्या किया, y पे जाके dy का एक छोटा सा एलिमेंट चूज कर लिया। अब ध्यान से देख, जब यहाँ पर हम बात करेंगे dB की, तो dB की वैल्यू देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl की जगह dy रखो, थीटा की जगह 90 प्लस 5 रखो, बोलो साइन ऑफ 90 प्लस 5 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r ये वाली वैल्यू हो गई मेरे पास, डन है। अब एक चीज बताओ बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ पे dy और यहाँ पे cos फाई, ये cos फाई की टर्म आ जाएगी 90 प्लस 5, लिख दो इसको। dB की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय r स्क्वायर को एज इट इज ले लो, देखो क्या बन गया? cos फाई dy। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हुआ, क्या जहां पर मैंने y पे जाके dy चूज किया है, क्या हर एक बच्चा सेम इतनी ही दूरी पे जाके dy को चूज करेगा? कोई बच्चा यहाँ पे मानेगा, कोई बच्चा यहाँ पे मानेगा, कोई यहाँ पे मानेगा, कोई यहाँ पे मानेगा। तो ध्यान से देख, फाई चेंज हो रहा है, y चेंज हो रहा है, फाई भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। और ध्यान से देख, अगर मेरा फाई और y वेरिएबल हो गए तो r भी वेरिएबल हो गया। तो रियलिटी में देखो यहाँ पर फाई और dy दोनों ही चेंज हो रहे हैं, और इंटीग्रेशन का क्या रूल होता है? एक वेरिएबल हो, बाकी सब कांस्टेंट होने चाहिए तो मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा। तो अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ये राइट एंगल ट्रायंगल देखो, इसका नाम देख लो M O और इसको P। इन राइट एंगल ट्रायंगल
दिस इज एम, दिस इज ओ एंड दिस इज, ये 5 बना, ये डी बना बच्चों, डी मुझे गिवन है और डी पता भी लग जाएगा कि कितनी दूरी पर निकालना है। ये मेरे पास r है, ये मेरे पास y है। ध्यान से देखो, क्या मैं r की वैल्यू d की टर्म्स में निकाल सकता हूँ? ध्यान से देखो, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर बोले हाइपोटेन्यूज बेस, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज cos, लेकिन मुझे r निकालना है तो बेस बोले तो d बाय r की वैल्यू ही cos फाई, मुझे तो r चाहिए तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? d बाय cos फाई। नहीं आया बच्चों, d बाय cos फाई को क्या लिख सकता हूँ? d secant फाई। पहले ये बताओ ये आया नहीं है? अब दोबारा देखो y की टर्म्स, यहाँ से इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से y निकालो इन टर्म्स ऑफ d, तो y बाय d बोलो tan फाई, y बाय d बोलो, क्या d कांस्टेंट है? क्या y एज अ फंक्शन ऑफ फाई है? डिपेंड है ना भाई, y यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग फाई भी चेंज हो रहा है। तो क्या y एज अ फंक्शन ऑफ फाई आ गया? तो y एज अ फंक्शन ऑफ फाई आ गया, तो क्या मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू फाई? चलो करो, तो देखो dy बाय d फाई, ये d कांस्टेंट है बच्चों, टेंजेंट फाई का बोलो सेकंड स्क्वायर फाई। अब ध्यान से देखो, यहां से dy की वैल्यू निकाल दो, जल्दी बोलो dy की वैल्यू कितनी आ गई? d सेकंड स्क्वायर फाई d फाई। आ जाओ, अब देखो r की वैल्यू उठाओ, ये पुट कर दो, dy की वैल्यू उठाओ, पुट कर दो, जो बचा फिर देखते क्या होता है। आ जाओ, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई एज इट इज, i एज इट इज, r की वैल्यू देखो, r का स्क्वायर करना बच्चों, तो d स्क्वायर सेकंड स्क्वायर फाई, d स्क्वायर सेकंड स्क्वायर फाई, डन है। cos फाई एज इट इज चलेगा, dy की वैल्यू देखो, ये रखो d सेकंड स्क्वायर फाई d फाई। ध्यान से देखो, सेकंड स्क्वायर फाई कैंसिल आउट, d विल बी कैंसिल आउट, तो याद देखो क्या बना, म्यू नॉट i बाय 4 पाई, एक नीचे d बचा, cos बना यहाँ पे cos फाई और d फाई। अब देखो ये सारी चीजें कांस्टेंट फाई है, फाई के रिस्पेक्ट में एक ही चीज वेरिएबल आ गई, तो क्या करो इसको, अब फाई की लिमिट बताओ कहां से कहां? माइनस बीटा से अल्फा। वेरी गुड, फाई देखो ये है रेफरेंस लाइन से, ये हरे वाली लाइन फाई है, तो फाई की लिमिट इधर चलोगे तो माइनस बीटा तक है और ऊपर चलोगे तो माइनस बीटा से cos फाई d फाई का इंटीग्रेशन, साइन cos फाई का इंटीग्रेशन, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है। आ जाओ यहाँ पे, तो b की वैल्यू देखो कितनी आ गई, म्यू नॉट i बाय 4 पाई d, cos फाई का इंटीग्रेशन sin फाई, तो इंटीग्रेशन ऑफ मतलब जो इसका सोल्व करके आया, इंटीग्रेशन sin फाई माइनस बीटा से अल्फा, पुट करो प्रॉपर लिमिट्स, b की वैल्यू म्यू नॉट i बाय 4 पाई d, अपर लिमिट माइनस, तो साइन ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ माइनस बीटा। ध्यान से रखो, साइन के अंदर नेगेटिव साइन है वो बाहर आ जाता है, तो क्या बचा, म्यू नॉट i बाय 4 पाई d साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ, जल्दी बताओ ये चीजें समझ में आई क्या? ये प्रूफ है, सीबीएसई थ्योरी में पूछा जाता है, पक्का पूछा जाता था क्वेश्चन, बट ये फर्स्ट टाइम तुम्हारे होने नहीं है थ्योरी, तो बट इसके बेस पे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। दोबारा सुनो, रिजल्ट याद करो, म्यू नॉट i बाय 4 पाई d sin अल्फा प्लस, सभी बच्चे बोलो म्यू नॉट i बाय 4 पाई d sin अल्फा प्लस d क्या है, उस वायर से वो वाले पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अल्फा बीटा क्या है, उस पॉइंट से वायर के दोनों एक्सट्रीम्स को जोड़ दो, एक बनेगा अल्फा और एक बनेगा बीटा। बात समझ में आ गई? जल्दी जल्दी एक बार रिजल्ट बोलो, म्यू नॉट i बाय 4 पाई d sin अल्फा प्लस sin अल्फा प्लस। देखो अब जो हम पढ़ने वाले हैं ना बच्चों, इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जो ये फॉर्मूला यूज करते हो हम लोगों ने, म्यू नॉट i बाय 4 पाई d sin अल्फा प्लस sin बीटा, अलग अलग वायर के अलग अलग केसेस के लिए हमें अल्फा बीटा कैलकुलेट करना है। देखो डी तो आपको ना देख के समझ में आ जाएगी, वो कैसी भी शेप बनाएगा, इट मे बी रेक्टेंगुलर, इट मे बी स्क्वायर, इट मे बी एनीथिंग,
तो डी तो आपको इनिशियली देख के समझ में आ जाता है, थोड़ा मैथमेटिकल एनालाइज करना पड़ेगा आपको। बट अगर हमारे पास देखो इफ y इज इनफाइनाइट, अगर मेरे पास y इनफाइनाइट है तो y इज इनफाइनाइट, और जो पॉइंट है ना बच्चों वो y के सामने है, ध्यान से रखना, y इनफाइनाइट है और जो पॉइंट है वो कहां पर है। फिर याद करो इनफाइनाइट बेसिकली डिपेंड करता है कि हम लोग कहां से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मान लो ये लेंथ L है बच्चों, और ये वाला पॉइंट P जहां से अपन को एनालाइज करना है, ये सेपरेशन D मान लिया, तो इफ L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन B, तो क्या D के रेस्पेक्ट में ये मेरी क्या बन इनफाइनाइट वायर। अब सुनो D तो मिल गया, अब जो कि इनफाइनाइट वायर मान के चल रहे चलो, और आपको ना न्यूमेरिकल्स में या उसमें जो भी आपकी बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो कहीं पर भी लॉन्ग वायर इनफाइनाइट वायर मिल जाएगी, या कोई भी ऐसा वर्ड जिससे आपको रिप्रेजेंट होता हो, लगता हो कि ये बहुत लंबी वायर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो सभी के सभी आपके लिए इनफाइनाइट। इधर देखो, और कई बार आप लोग न्यूमेरिकल के डेटा को देख के भी एनालाइज कर पाएंगे। मान लो L और D में ऐसा वेरिएशन आ गया, L की वैल्यू 1 मीटर दे दी, D की वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम दे दी या 1 सेंटीमीटर दे दी, तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी कंपेयर करना पड़ेगा कि हाँ उसके लिए इनफाइनाइट हो सकता है या नहीं हो सकता। चलो, तो जब इन दोनों वाले पॉइंट्स को हम यहाँ पे मर्ज करेंगे तो बोलो अल्फा की वैल्यू 90, सभी बच्चे बोलो 90, बीटा की वैल्यू भी 90। तो अगर हमारे पास लॉन्ग वायर या इनफाइनाइट वायर आ जाए तो अल्फा मस्ट बी इक्वल टू बीटा मस्ट बी इक्वल टू, तो बी की वैल्यू बोलो म्यू नॉट I बाय 4 पाई d sin 90 प्लस sin 90। वेरी गुड, तो क्या बन गया बच्चों म्यू नॉट I बाय 2 पाई d। देन सेकंड केस देखो, अगर वायर मेरे पास सेमी इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट का मतलब समझ में आ गया कि एक एंड मुझे पता है दूसरे एंड का मतलब दूसरा एंड कंपैरेटिवली बहुत दूर है, और पॉइंट इसके सामने, अभी भी पॉइंट देखो वायर के सामने रखा हुआ है, तो बोलो सबसे पहले क्या करना है कि इस पॉइंट P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करना है। तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, एक एंड ये है वायर पे और दूसरा एंड इंफिनिटी पर है। फिर क्या करना है कि वायर के दोनों एंड्स को उसी पॉइंट पर ज्वाइन करा दो, रेफरेंस पॉइंट। तो ये रेफरेंस लाइन है मेरी, दोनों एक्सट्रीम से जुड़ाओ, तो देखो रेफरेंस और एक्सट्रीम दोनों ओवरलैप कर गए, तो अल्फा 0 और बीटा क्या हो गया 90, तो बीटा की वैल्यू 90 पुट कर दो बच्चों, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 4 पाई d sin 0 0 हो जाएगा, sin अल्फा sin बीटा 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 1, तो रिजल्ट ये आएगा। अभी इन दोनों केसेस में क्या देखा कि वायर के सामने पॉइंट है, सोचो अगर ऐसा केस आ जाए कि वायर के सामने पॉइंट ही ना हो, ठीक, हमारे पास कोई भी केस आ गया, मान लो ये वाली वायर है और जो पॉइंट है वो यहाँ पर है, ये कोई भी कंटेनिंग वायर है हमारे पास। अब बोला क्या, चलो अब डी और अल्फा बीटा बताओ, तो क्या करना है, अभी भी तरीका तो वही है, डी से परपेंडिकुलर लाइन, इस पॉइंट डी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो वायर पे, बट वायर तो है ही नहीं यहाँ पर, नहीं है तो ऐसा मान के चलेंगे कि वायर यहाँ पर लाइन कर रही है, तो अभी भी डी तो यही हो गया बच्चों हमारे लिए। फिर क्या करना, वायर के दोनों एंड्स तो यही है, तो फिर इन दोनों एंड्स को ज्वाइन कराओ, तो ये बना हमारे पास रेफरेंस लाइन से पहला एक्सट्रीम अल्फा और ये बना हमारे पास बीटा। अब देखो अल्फा और बीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में है, बट याद करो जब प्रूव कराए थे तो अल्फा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था और बीटा, तो अब इसमें क्या करना, जब भी वैल्यू रखना है तो एक को पॉजिटिव ले लेना और एक को, अब किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव लेना है ये तो कॉमन सेंस लगा लेना, नहीं तो बड़े वाले को हमेशा पॉजिटिव मान लेना, क्योंकि जैसे जैसे साइन की वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे एंगल बढ़ता है, तो बड़े में से छोटे वाले को माइनस करोगे तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा। रही डायरेक्शन की बात, तो डायरेक्शन को हम लोगों को राइट हैंड थंब रूल से निकालनी ही पड़ेगी, बात समझ में आ गई। तो बीटा किसको मानेंगे, बड़े वाले को, या कोई भी अल्फा बीटा में से किसी भी एक को पॉजिटिव मान लेना, जो बड़ा एंगल है उसको पॉजिटिव मान लेना, जो छोटा एंगल है उसको नहीं। तो याद करो जब आप लोगों का फॉर्मूला लिखवाया था तो फॉर्मूला ये आया था म्यू नॉट I बाय 4 पाई d, मैंने यहाँ पे मोड का साइन लिखा था, ये मोड का साइन समझ में आ गया, क्यों कि आपको कोई भी लेना हो ले सकते हो, मोड भी करोगे तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगी, वरना याद रखो कॉमन सेंस
कि भैया मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना है, डायरेक्शन जो भी निकालना है वो निकाल सकते, बोले इतना समझ में आया। अब बात है डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन बोलो कैसे करना है, वही डीएल चूज करेंगे तो डीएल क्रॉस आर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, अंदर। इस केस में सभी केसेस में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। जल्दी बताइए तीनों केस समझ में आ गए बच्चों। एक बार और अगर इनफाइनाइट वायर होगी तो अल्फा बीटा दोनों 90, सेमी इनफाइनाइट हो गए तो एक एंगल 0 हो जाएगा, एक एंगल 90 हो जाएगा। अगर वायर के सामने पॉइंट ना लाई करे तो अभी भी डिस्टेंस वही रहेगा परपेंडिकुलर, नहीं है तो वायर को एक्सटेंड कर दो उस पॉइंट पे, तो एक हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और एक हमारा, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव में कोई कंफ्यूजन लग भी रही है तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये चीज समझ के चलना। बोलो ये सेगमेंट समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड तुझे एक न्यूमेरिकल करा देते, ठीक है, एक न्यूमेरिकल वायर के बेस पे करा देता हूँ, एक न्यूमेरिकल वायर और आर्क के बेस पे करा देता हूँ, दोनों का कॉम्बिनेशन खत्म। मेरे पास ना एक स्क्वायर वायर है ये, ठीक, इसमें करंट चल रहा है लेट्स से ये डायरेक्शन, साइड लेंथ ये है, बोला गया फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर जो भी शेप वायर है। सिंपल सी बात है, मैं तो ये कहता हूँ जब भी ऐसी शेप आ जाए ना, कितने भी कंडक्टर्स है सबको इंडिविजुअली ब्रेक डाउन करो, एक कंडक्टर एक कंडक्टर एक और एक, सेंटर पे कैलकुलेट करना। तो सबसे पहली बात बताओ, इस पॉइंट पर मैं भी इस वायर को काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट से क्या करो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दिया। अब सेंटर है बच्चे, तो बताओ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/2, तो d की वैल्यू तो आ गई मेरे पास a/2। फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमें तीन ही चीजें निकालनी है, d अल्फा बीटा, बाकी तो फॉर्मूले में सारी चीजें गिवन होगी। फिर क्या करना है, तो इन इस वायर के देखो, अब ये वाला सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, इस वाले सेगमेंट के दोनों एंड्स को उस पॉइंट पर ज्वाइन करा दो जहां पर क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाला पॉइंट आ गया, क्या यही मेरा अल्फा बनेगा और ये मेरा बीटा बनेगा। डी की वैल्यू को यहाँ पे लिख देता हूँ, डी की वैल्यू आ गई a/2। अब एक बार बता, अल्फा बीटा निकालने के लिए क्या ये दूरी भी a/2 हो जाएगी बच्चों? ध्यान से देख, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये भी a/2 ये भी a/2, परपेंडिकुलर भी a/2 है, बेस भी a/2 है, तो टेंजेंट अल्फा बेस a/2 बाय a/2 1। बोलो अल्फा की वैल्यू, बोलो बीटा की वैल्यू भी नहीं आया समझ में। अब करंट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, करंट अगर ऊपर की डायरेक्शन में जा रही हो तो छोटा सा एलिमेंट चूज करेंगे, डीएल, डीएल भी ऊपर, पोजीशन वेक्टर ये रहा, तो डीएल क्रॉस अंदर नहीं आया, तो इस एक सेगमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो बी की वैल्यू देखो, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, डी की वैल्यू बोलो a/2, साइन ऑफ 45 प्लस साइन ऑफ 45 यानी 2 साइन ऑफ 45, आ जाओ वैल्यू रखो, ये 2 भी ऊपर चला गया, 2 ने 2 को मारा, 4 कैंसिल आउट, तो म्यू नॉट आई बाय पाई इंटू ए 1/√2, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर। अब कुछ भी मत करो, देखो ये सिमेट्री दिखाई देती है आपको। पहली बात तो मैग्नीट्यूड तो इन इसका भी तीनों का भी सेम आएगा, बट मैं ये चेक कर लो कि क्या तीनों के कारण डायरेक्शन भी सेम आ गई है क्या। अगर इन तीनों के कारण भी डायरेक्शन अंदर आई तो चुपचाप क्या करना है, ऐड कर देनी है या 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी आवर आंसर। अब देखो करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट चूज कर लिया डीएल। अब क्या करो, ये हमारा पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, तो डीएल क्रॉस आर अभी भी कहां पर है, अंदर। दोबारा देखो, डीएल नीचे, पोजीशन वेक्टर ये रहा, डीएल क्रॉस आर अभी कहां है, तो हर केस में अंदर है। अब सुनो, इन केसेस में कई बार डीएल क्रॉस आर लगाना मुश्किल पड़ जाता है बच्चों के लिए, तो हमारे फिजिक्स की बुक में ना एक बड़ा सिंपल सा रूल है, वो भी सिखा देता हूँ आपको, कि अगर आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर है, अपना सीधा हाथ यूज करेंगे अब आप लोग, अगर आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर है तो स्ट्रेट कंडक्टर में आपका जो थंब है, पुट द थंब ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करो, पुट द थंब ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, स्ट्रेच द फिंगर वेयर यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। जिस भी पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट तक अपनी मैग्नेटिक फील्ड को, अपनी उंगलियों को स्ट्रेच कर लो, डन। या तो ये पाम होता है, पाम विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स इट, सिंपल। दोबारा सोचो
कि राइट हैंड का जो भी थंब है उसको आप हमेशा अंगूठे की डायरेक्शन में रखना। कंडीशन है स्ट्रेट वायर होनी चाहिए। If a straight wire conductor is there, so put the thumb of your right hand in the direction of current. Stretch the finger where you have to calculate magnetic field. Palm will give you the direction of magnetic field lines. या एक चीज और, इस पाम पे ना ये 90 डिग्री बना दो। Obviously वो राइट हैंड कर्ल रूल भी बोल देते हैं, इसको टैप करो। टैप का मतलब समझ में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। या ये भी समझ लो, अभी इसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि जब 3D विजुअलाइजेशन आएगा ना तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट मतलब रूल यूज में आने वाला है। करंट ये पोजीशन वेक्टर बना, मैग्नेटिक फील्ड बता पोजीशन वेक्टर पे कितने एंगल पर है, ये याद रखना। दोबारा से देखिए, ये करंट बोले तो कंडक्टर की डायरेक्शन में, ये आर वेक्टर आ गया और ये कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मेरे से बोला जाए कि करंट ये रहा आर वेक्टर, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है कहां, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। अंदर किसके अंदर, इस पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही। अब देख इससे और इजी बन जाता है, अंगूठा पाम अंदर, अंगूठा पाम अंदर, अंगूठा पाम अंदर, अंगूठा पाम अंदर। बात समझ में। तो सभी का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, सिमेट्री है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बी नेट आ गया आपके पास। कोई मुश्किल है। अब चाहे कैसी भी शेप की वायर दे दे आपके पास, तो आपको तो इंडिविजुअली हर एक कंडक्टर के कार्य निकाल लेना है। अच्छा अब एक और बताओ, ये मेरे पास कल हम लोगों ने बात करी थी कि सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना है था, म्यू नॉट आई बाई 2r। सोच अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो उस नेट मैग्नेटिक फील्ड का आधा हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाई 4r। बात समझ में आई ना। आप सुनो कैसे बोला जाता है कि मेरे पास एक वायर है और उस वायर को मैंने ना देखो लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, ऐसे करके ये शेप दे दिया, बोला गया फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो देख सिंपल सी बात है, ये एक कंडक्टर बन गया, ये एक कंडक्टर बन गया और ये एक कंडक्टर बन गया। तीनों कंडक्टर्स के कारण आप इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लो, ठीक है। और तीनों को वेक्टोरियली ऐड कर दो। वेक्टोरियली ऐड क्यों करा रहा हूं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो पहले इसके कारण b1 निकालो, b2 निकालो, b3 निकालो, b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर प्लस b3 वेक्टर इक्वल टू जो भी b नेट आएगा हमारे पास। अब ध्यान से सुन, याद कर, करंट ऐसे मान लो इस डायरेक्शन में करंट चल रहा है, तो करंट ऐसे चला ऐसे चला, वो कैसी भी शेप बना सकता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। याद करो कल आपको एक डायरेक्ट रिजल्ट भी बताया था कि अगर डीएल वेक्टर के सामने कोई पॉइंट आ जाता है तो थीटा या तो 0 होगा या 180 डिग्री होगा। तो इसके कारण 0, इसके कारण भी 0। नहीं आता तो इससे याद कर ले, इस पे परपेंडिकुलर तो बना ही नहीं सकते, छोड़ दो। तो ये वाले फैक्टर याद रखो कि अगर मेरे पास इनफाइनाइट वायर है और ये डीएल चूज कर लिया मैंने, डीएल वेक्टर, तो देखो पॉइंट डीएल वेक्टर के सामने आर वेक्टर, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर में 0 डिग्री एंगल है और इस केस में 180 डिग्री है। तो दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगी म्यू नॉट आई बाई 4r। अंदर है बाहर है। अब इसमें भी सुन लो एक रूल, अब इसमें ना रूल बहुत है, मैं इसलिए डीएल क्रॉस आर के साथ ही जाना पसंद करते हैं क्योंकि मैक्सिमम केस में वो निकाल देते हैं। वरना रूल क्या कहते हैं इसमें कि अगर वायर कर्व शेप की वायर आ जाए तो अपने सीधे हाथ की उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमाओ, अंगूठा विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसमें देखो स्ट्रेट वायर में अंगूठे को रखना था मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन में, उंगलियों को घुमाना था। और इसमें क्या करना है, उंगलियों को घुमाओ करंट की डायरेक्शन में, अंगूठा विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ। नहीं तो अगर कंफ्यूजिंग लग रही है, वैसे प्रैक्टिस के साथ आ जाता है, अगर कंफ्यूजन है तो डीएल क्रॉस आर तो जिंदाबाद। डीएल क्रॉस आर देख, यहाँ पे डीएल वेक्टर चूज कर लिए, टेंजेंट ड्रॉ करो तो डीएल की डायरेक्शन ये होगी, आर की डायरेक्शन ये होगी। तो देखो डीएल आर अंदर नहीं आया, म्यू नॉट आई बाई 4r, म्यू नॉट आई बाई। अब एक रिजल्ट याद कर लो, कल उसका प्रूव करा दूंगा बस, कि जैसे ये हमारे पास एक पूरी वायर थी, वायर के सेंटर पे निकाला, वायर को आधा कर दिया, तो तुमने कॉमन सेंस से बोल दिया कि भैया म्यू नॉट आई बाई 4r हो जाएगा, यानी हाफ हो जाएगा उसका। कोई भी आर खा जाए तो कोई भी करंट कैरिंग आर खा जाए तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो सुन लो, कल प्रूव करा दूंगा। मान लो ये मेरे पास कोई भी करंट कैरिंग आर है,
अब ये चेक करो कि अपन को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी कहां पर है। मान लो ये वाला पॉइंट है, तो इन आर के दोनों पॉइंट्स को उस पॉइंट पे ज्वाइन करा दो। जो ये बनेगा दिस इज अल्फा, ये सेक्टर एंगल है। तो बेसिकली हमें उसके सेंटर पे निकालनी होगी, कैसी भी शेप आ जाए, सर्कल आ जाए, पूरी आ जाए, सेमी आ जाए, कोई भी क्वार्टर आ जाए, तो उनके दोनों एंड्स को उस सेंटर पे ज्वाइन करा दो। वेयर यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। जो भी एंगल बनेगा दोनों एंड्स को मिला के, दैट इज योर सेक्टर एंगल। अब ये सेक्टर एंगल जो भी आ गया ना, तो रिजल्ट याद करो, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय ये रेडियस मान लो 4 पाई आर इनटू अल्फा। याद कर रखना अल्फा शुड बी इन रेडियन, और अल्फा क्या है, उस आर्क वायर के दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा दो उस पॉइंट पर वेयर यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे देखो ये वो वाला पॉइंट है, तो आर्क को जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कराओ। बोलो एंगल कितना बना, पाई। अल्फा शुड बी इन रेडियन, पाई की वैल्यू रखो वहां पर, तो पाई पाई म्यू नॉट आई बाय पूरे सर्कल में बोल कितना बनेगा अल्फा 2 पाई, रख 2 पाई वहां पर, म्यू नॉट आई बाय 2 आर। क्वार्टर रिंग आ जाए तो अल्फा कितना बनेगा पाई बाय 2, रख वहां पे पाई बाय 2। जो भी आएगा दैट विल बी योर आंसर। अब कैसी भी शेप आ जाए, क्या आप लोग न्यूमेरिकल कर सकते हो? अब अपने जो भी एसएल अरोरा है उसमें पहले 5-6 पेजेस देखना, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है और सब इन्हीं कैटेगरी के बेस पर है। ठीक है, कर लोगे? चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।